दोस्तों नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रिफॉर्मिस्ट। आ गई वो क्लास जिसका सबसे बेसब्री से इंतजार था। इस दुनिया के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल क्लास जिसका नाम है इन्वेस्टिंग। मैंने जो पिछली बार वीडियो बनाया जिसकी सीरीज शुरू हुई कमाना, बचाना, खर्चना और बढ़ाना, और आज शुरू करते हैं बढ़ाने के लिए। इस दुनिया की जितनी भी बड़ी एनर्जी है, जितनी भी बड़े अदृश्य एनर्जी है, जितनी बड़ी शक्तियां, उनमें सबसे पावरफुल शक्तियों में से इस काल में, इस कली काल में, इस युग में उसका नाम है धन। और धन के लिए आज मैं आपसे बात करूंगा कि ये बढ़ता कैसे है। धन को बढ़ने की पहली क्लास 5-7 क्लास लगेगी मेरे भाई। और मैं आज उस व्यक्ति की अपेक्षा से बात करूंगा, उस व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा जिसे इन्वेस्टिंग का आई भी नहीं आता, जिसे कुछ नहीं पता कि धन बढ़ता कैसे है। इसलिए हो सकता है आपको कुछ चीज ऐसी लगी है तो हम जानते हैं तो भी वापस रिफाइन करना। तो मैं आज आपसे जिन पॉइंट्स पे बात करूंगा उन 6 पॉइंट्स का सबसे पहले जिक्र कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, इन्वेस्टिंग क्या है, रुपए का इतिहास कैसे बना है, कैसे ग्लोबल ट्रेड वर्ल्ड में शुरू हुआ है, इन्वेस्टिंग क्यों करनी है, 8वां अजूबा इस दुनिया का क्या है, और इस दुनिया में रूल ऑफ 72 क्या है जो वर्ल्ड में केवल थोड़े से लोगों को ही पता है जबकि पूरी दुनिया मैथमेटिक्स पढ़ती है। दोबारा रिपीट करता हूं, इन्वेस्टिंग क्या है, रुपए का इतिहास क्या है, ग्लोबल ट्रेड कैसे शुरू हुआ, इन्वेस्टिंग क्यों करनी है, और दुनिया का 8वां अजूबा क्या है, और रूल ऑफ 72 क्या है। इन 6 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट शुरू करूं उससे पहले आपको एक कोटेशन बोल के सुना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने धन को यह नहीं बताया कि तू कहां कहां जाना चाहिए तो आप धन से पूछते रह जाओगे तू कहां गया। दोबारा अगर आपने धन को गाइड नहीं किया, आपने धन को गवर्न नहीं किया, आपने धन को डायरेक्शन नहीं दिया कि तुझे यहां यहां जाना चाहिए, तो फिर धन में एक खूबी है, वो वहां चला जाएगा जहां जीवन भर पूछते रहोगे, ए भैया तू कहां गया भैया। धन लक्ष्मी है और लक्ष्मी की फोटो हमेशा खड़ी रहती है। खड़ी इसलिए रहती है कभी भी निकल सकती है, और सरस्वती की फोटो बैठी रहती है, अगर एक बार आ गई तो बैठ जाती है। इसलिए भैया इस कोटेशन को पहले बिठा लो अपने दिमाग में, धन को डायरेक्शन देना ही इन्वेस्टिंग है। तो पहला पॉइंट, इन्वेस्टिंग क्या है, आपकी मेहनत और आपकी सेविंग्स की वैल्यू को किसी एसेट में डालना, इसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। दोबारा अपनी परिभाषा को लाइफ टाइम के लिए इंस्टॉल कर लो। पूरी जिंदगी ये बात आप और अपने बच्चों को और उनके बच्चों को बताते रहो, क्योंकि ये बात धरती पे बहुत थोड़े से लोगों को पता है। जब तक किसी चीज की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर नहीं होती तब तक वो माइंड में स्टोर नहीं होती, और जो चीज माइंड में स्टोर नहीं होती वो सबकॉन्शियस माइंड तक भी नहीं जाती। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपकी मेहनत की कमाई को और आपकी मेहनत की सेविंग्स को किसी वैल्यू के रूप में एसेट में डाल देना, आपकी मेहनत और आपकी सेविंग्स की वैल्यू को किसी एसेट में डाल देना, इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग। ये इन्वेस्टिंग आपके जीवन में आप किस किस रूप में करते हैं। मैक्सिमम लोग धरती के अपनी वैल्यू को, अपनी मेहनत की कमाई को और सेविंग्स को रुपए में रखते हैं जो समय के साथ घटता चला जाता है। कुछ लोग प्रॉपर्टी में रखते हैं जो बढ़ता है, कुछ लोग शेयर्स में रखते हैं, कुछ लोग गोल्ड में, कुछ लोग सिल्वर में, कुछ लोग बॉन्ड्स में, कुछ लोग एफडी में, डिफरेंट टाइप के एसेट्स में। जब आप अपनी मेहनत की कमाई को और सेविंग्स को वैल्यू के रूप में जब स्टोर कर देते हैं, वैल्यू को स्टोर करना ही इन्वेस्टिंग कहलाता है। पहला पॉइंट समाप्त हुआ। दूसरा पॉइंट, रुपए का इतिहास क्या है। रुपए का इतिहास जानने के लिए आपको 200 से 500 साल पीछे चलना होगा। 200 से 500 साल का मतलब है वो पूरा 300 साल का जो काल था और समय था, उसमें पूरी दुनिया बार्टर सिस्टम के ऊपर काम करती थी। बार्टर सिस्टम का मतलब है वस्तुओं का लेन देन, वस्तुओं का आदान प्रदान। ये वैसे ही है जैसे तेरी छाछ मेरे बैंगन, तेरा अनाज मेरा दूध, तेरे कपड़े मेरे पशु। ये वैसे ही चलता रहा और सैकड़ों सालों तक बार्टर सिस्टम ने पूरी दुनिया में अपनी अपनी जगह व्यापार किया। इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। इसमें बिल्कुल स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं था कि अगर मुझे अनाज चाहिए तो मैं कपड़े कितने दूं, अगर मुझे फल चाहिए तो मैं कितने सामान दूं जिससे सामने वाला मुझे फल दे दे, एक व्यक्ति को राशन चाहिए तो वो कितने कपड़े देवे। एक दूसरे से लेन देन करने में परिमापक नहीं था, और ये प्रॉब्लम ने ही 200-300 साल के बाद बार्टर सिस्टम को उड़ा दिया और समय के साथ आगमन हुआ गोल्ड का। गोल्ड की अशरफियां आई, गोल्ड के सिक्के आए और उनके वजन के बराबर सामान खरीदना चालू हुआ। गोल्ड ऐसा पवित्र मेटल है,
ऐसा प्रीशियस मेटल है धरती पे जिसकी प्योरिटी के लिए कहा जाता है कि शेरनी का दूध केवल गोल्ड के बर्तन में ही तैर सकता है। 5000 साल तक भी कीचड़ में पड़ा रहे फिर भी उसका एक परमाणु कम नहीं होता। गोल्ड मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रीशियस मेटल। ये गोल्ड ने आते ही तेल का मचा दिया। सबसे बड़ा तेल का क्या मचाया? थर्ड पॉइंट, ग्लोबल ट्रेड शुरू हो गया। पहले केवल अपने अपनी जगहों पे व्यापार होता था। जैसे ही गोल्ड की अशरफियां आई, जैसे ही सिक्के आए, लेन देन आसान हो गया और पूरी दुनिया में तेल का मच गया। ग्लोबल ट्रेड शुरू हो गया। एक देश से दूसरे देश में लोग जाने लगे। भारत के लोग अरब देशों में जाने लगे, व्यापार करने लगे और ट्रेड जबरदस्त तरीके से फ्लोरिश हुआ। खुशहाली आई, जबरदस्त तरीके की डिमांड बढ़ती चली गई, गोल्ड की वैल्यू बढ़ती चली गई। गोल्ड ने धीरे धीरे अपने आप को नए रूप में कन्वर्ट कर लिया। वो कैसे हुआ? ध्यान से सुनिए। पहले बार्टर सिस्टम आया, फिर गोल्ड आया। अब गोल्ड में प्रॉब्लम क्या हुई? जब भारत के व्यापारी अरब देशों में जाते थे और वहां से जब वापस आ रहे होते थे, अपना सामान बेच के आए, गोल्ड के रूप में रुपया लेके आए, गोल्ड लेके आए। अब जब वो गोल्ड के सिक्के लेके आए और अशरफियां लेके आए तो समुद्री लुटेरों ने उनको लूटना शुरू कर दिया। पहले बार्टर सिस्टम में इतना ज्यादा माल हुआ करता था कि लूटने का कोई जुगाड़ नहीं था। अब जैसे ही चीजें बदली और छोटा रूप लिया, लोगों ने लूटना चालू किया। वो जो खाड़ियां थी, वो जो अरब देशों की खाड़ियां थी, वहां पे भारत के लोगों को, व्यापारियों को लूटना शुरू किया। ये प्रॉब्लम इतनी ज्वलंत हो गई कि यहां से व्यापारी गया, सामान बेच कर आया, अशरफियां लिया और लूटना शुरू किया। ऐसा ही कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो समय के साथ चीजों ने करवट लिया। तो जैसे भारत का व्यापारी गया, अरब देशों में गया, अपना सामान बेचा और वो कह रहा है कि भैया आपकी 1 लाख अशरफियां ये लो। अब भारत के व्यापारी ने क्या किया? यहां से शुरू होता है रुपए का आगमन। और यहां से क्या हुआ? लोगों ने कहा अगर यहां से मैं सोने की अशरफियां लेके जाता हूं तो मुझे रास्ते में लोग लूट लेंगे। ऐसा करो, आप सोने की अशरफियां आप ही रखो। मेरी 1 लाख सोने की अशरफियां आप रखो, मेरी 10,000 50,000 सोने की अशरफियां सिक्के आप रखो। आप मुझे बदले में ये लिख कर दे दो कि मैं आप में इतनी सोने की अशरफियां मांगता हूं और मैं आपको ये देने का वचन देता हूं। ये पर्ची वहां से भारत का व्यापारी यहां लाता और यहां पे जो आदमी, कोई व्यक्ति जो वहां व्यापार करने जाता, वहां से कोई सामान खरीदने जाता, यहां से वो उससे रुपया लेता, पर्ची दे देता। यहां की पर्ची वापस अरब देशों में जाती। वो पर्ची वाला उस पर्ची को देखते ही उसे सामान दे देता। कुछ समझ रहे हो? वो जो गोल्ड नहीं लाया उसके बदली पर्ची लेके आया और यहां उस पर्ची से लेन देन कर लिया। अब पर्ची वापस गई, वापस जाने से सामान मिल गया। ये पर्ची का लेन देन, ये पर्चियां बढ़ती चली गई, ये पर्चियां ट्रस्ट बन गई, ये पर्चियां विश्वास बन गई और ये पर्चियों ने धीरे 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 आज आपकी जेब में जो नोट है उसका रूप ले लिया। और उस नोट पे वही लिखा हुआ है जो सैकड़ों साल पहले उस पर्ची पे लिखा था, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो ही पर्ची जो जितने गोल्ड था उसके बदले में रखी गई थी, वही पर्ची ने रुपए का रूप धारण कर लिया और दुनिया में रुपए की एंट्री हो गई। अब इसका इतिहास तो समझ में आ गया, लेकिन ये समझो कि गोल्ड के बराबर पर्ची थी और धीरे 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 गोल्ड अलग होता गया और मार्केट में पर्चियां ही चलने लगी। ऐसे ही एक दिन आपने अनाउंसमेंट सुना होगा, 8 नवंबर की रात, आज रात 8:30 बजे बाद। ये पर्ची तो है मेरे भाई, लेकिन धरती में हर देश ने जो पर्चियां बनाई, ये किसके बदले बनाई थी? पर्ची का अस्तित्व किसके बदले था? गोल्ड के बदले था। और सुनो, जब जब दुनिया में आपातकाल आया, जब जब कोरोना जैसे काल आए, त्रासदियां आई, जिन जिन देशों ने बिना गोल्ड रखे पर्चियां छापी, मतलब नोट छापे, उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गई। तभी तो कहते हैं उसके करेंसी की वैल्यू गिर रही है, उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। ये पर्चियां ही हैं और ये सारी पर्चियों का अस्तित्व क्या है? छाप तो कितने ही लो, इनके बदले में कहीं गोल्ड रखा हुआ मिलेगा, तब जाके उस पर्ची की वैल्यू है। ऐसे हुई रुपए की एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्वेस्टिंग क्यों करनी है? अरे भाई करनी क्यों है? क्यों खुजली चल रही है ऐसी? इस दुनिया में आना क्यों है? सबसे बड़ा रीजन सुन लो मेरे भाई, इस धरती पे अमीर होने का फॉर्मूला कमाई से नहीं गुजरता, कमाई के बाद की हुई इन्वेस्टिंग से गुजरता है। दोबारा बोल रहा हूं, कठोर सेंटेंस बोल रहा हूं और ऐसा लगेगा ओ माय गॉड ये इतना सच है क्या? हाँ हाँ,
इस दुनिया में अगर आपको 8वें अजूबे का एक्सपीरियंस करना है, अगर इस दुनिया में 8वें अजूबे को जीना है, उसे फील करना है, अपनी मसल मेमोरी में ले जाना है, तो आपको इन्वेस्टिंग करनी ही होगी। इन्वेस्टिंग इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अमीर बनने का एकमात्र फार्मूला इन्वेस्टिंग ही है। इस दुनिया में जो भी इंसान अमीर बना है, अभी शाहरुख खान के लिए कह रहे हैं कि वो दुनिया का सबसे अमीर एक्टर बन गया, कारण क्या था? कुछ एक्स्ट्रा कमा लिया था क्या? कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर ली थी क्या? नहीं, जो एसेट्स थे, जहां पर उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी सेविंग्स को, उस वैल्यू को कहीं स्टोर किया था, वो स्टोर की हुई वैल्यू अचानक एप्रिशिएट हो गई, अचानक अमीर बन गए। अमीर और कामयाब बनने का सबसे बड़ा तरीका एकमात्र इन्वेस्टिंग है मेरे भाई। एकमात्र शब्द वहां बोला जाता है जहां पे दूसरा ऑप्शन नहीं हो, एकमात्र इन्वेस्टिंग है। अब आप उस वैल्यू को कहां स्टोर करते हो, ये ज्ञान का विषय है, ये प्रज्ञा का विषय है, ये लर्निंग का सब्जेक्ट है। लेकिन ये भारी सेंटेंस तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मेरी पूरी क्लासेज आप तक नहीं पहुंचेगी। तो 8वें अजूबे में एंटर करते हैं। इस दुनिया का 8वां अजूबा क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। इस दुनिया का 8वां अजूबा आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है और उसे कहा जाता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। छठी क्लास में कंपाउंडिंग पढ़ ली, लेकिन जिंदगी में कभी कंपाउंडिंग को एक्सपीरियंस नहीं किया। इस धरती पे 95% लोग कंपाउंडिंग को जिए बिना ही संसार से चले जाते हैं। वो कंपाउंडिंग के बिना ही संसार से विदा हो जाते हैं। और कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती ब्याज को जानना, उसे फील करना, एक होता है जानना, एक होता है महसूस करना, इसे जीना। जब आप इसे जीना शुरू करते हो तब आप समझते हो कि दुनिया की कोई भी कमाई, दुनिया का कोई भी टैलेंट कंपाउंडिंग को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि कंपाउंडिंग इस दुनिया का 8वां सबसे बड़ा अजूबा है। और इसे समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है द रूल ऑफ 72। एंट्री हो गई रूल ऑफ 72 में। इस धरती पे परसेंटेज में नहीं पता, थोड़े से लोगों को ये बात पता है। व्हाट इज रूल ऑफ 72? ये दुनिया के हर इंसान को पता नहीं है। ये जगत में जिन लोगों को पता है वो थोड़े से हैं, और वो थोड़े से हैं इसलिए आज आप उन लोगों की श्रेणी में आ गए जो जगत में थोड़े से हैं। और रूल ऑफ 72 क्या है? रूल ऑफ 72 मतलब कोई भी चीज कितने समय में डबल होती है, उसे 72 से डिवाइड करने पर ब्याज की रेट पता चल जाती है। दोबारा आपको किसी भी चीज को इसी फॉर्मेट में आज के बाद सोचना होगा। जैसे इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश में सोचना पड़ता है। ये दुनिया का हर टीचर बताता है जो इंग्लिश बोलना सिखाता है कि आपको इंग्लिश के टर्म में ही सोचना होगा, तब आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। ऐसे ही धन की विज्ञान में एंटर करने के लिए, इन्वेस्टिंग की दुनिया में आने के लिए आपको हर चीज को रूल ऑफ 72 इस टर्म में सोचना होगा कि जब आप 72 से डिवाइड कर देते हैं, 72 से किया हुआ डिवाइड का फॉर्मूला आपको इंटरेस्ट रेट निकाल के दे देता है। एग्जाम्पल मान लीजिए पैसा 3 साल में डबल हो जाए। मैं चाहता हूं पैसा 3 साल में डबल हो जाए, तो सीधा फॉर्मूला है 72 डिवाइडेड बाय 3। 72 डिवाइडेड बाय 3 तो कैसे होगा? आपका 24% इंटरेस्ट रेट आ जाएगी। मतलब जब जब आप समय का भाग 72 में देंगे तो इंटरेस्ट रेट आ जाएगी, और जब जब इंटरेस्ट रेट का भाग आप 72 में देंगे तो समय आ जाएगा। ओ दोबारा जब 72 में आप इंटरेस्ट रेट का भाग देते हैं तो समय आ जाता है, जब आप समय से डिवाइड करते हैं उसको तो इंटरेस्ट रेट आ जाती है। जैसे मान लीजिए 12% कंपाउंडिंग की रेट है, तो आपका पैसा कितने साल में डबल होगा? तो 72 डिवाइडेड बाय 12, 6 साल में आपका पैसा डबल होगा। मतलब जब 72 में समय का भाग दिया तो इंटरेस्ट रेट आई, इंटरेस्ट रेट का भाग दिया तो समय आया, सीधा फार्मूला। और ये फार्मूला हजारों सालों से है, लेकिन ये सिर्फ बनियों के डीएनए में आता है। ओ भैया, अपने आप को बनाने वाला मतलब बनना मतलब बनिया, आप भी बनिए, हम भी बनिए। 72 को जब भी इंटरेस्ट रेट से भाग देंगे तो कितने साल में पैसा डबल होगा ये आ जाएगा, और जब कितने साल में पैसा डबल करना है उसका भाग देंगे 72 में तो सम इंटरेस्ट रेट आ जाएगी। तो डबल करने का मतलब है जितना पैसा लगाया उतना ही उसके ऊपर बन गया। एग्जाम्पल, 100 रुपए लगाए और 3 साल में 24% की इंटरेस्ट रेट से 200 रुपए हो गए, तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई कि मैं 72 के रूल को कैसे इस्तेमाल करूंगा। अब शुरू करते हैं आप और हम अपने जीवन में इस कंपाउंडिंग की पावर को।
मैंने आपको 8वां अजूबा बताया, 72 का रूल बताया, और अब कंपाउंडिंग की असली पावर जो रोंगटे खड़े कर देगी। ध्यान से सुनो, अलर्ट हो जाओ, अब थोड़ा आगे होके बैठ जाओ, या सिराना छोड़ दो, या इधर उधर ध्यान देना बंद कर दो, क्योंकि धरती की सबसे बड़ी धन की विज्ञान आज आपके सामने पेश होने जा रही है, कंपाउंडिंग की पावर। एग्जाम्पल, आपको 72 में भाग देना है। मान लीजिए आपने 12 का भाग दिया, तो 12 छिकी 72, मतलब 6 साल में पैसा डबल होगा। अगर आपने साल में आपने समय का भाग दिया तो इंटरेस्ट रेट आएगी। ऐसे समय देते देते कि नहीं, मुझे 8 साल में पैसा मान लीजिए डबल होता है, तो 8 का भाग जब आप 72 में देंगे तो 8 साल में डबल कब होगा? जब 9% की इंटरेस्ट रेट होगी। 72 के रेट से आपका पैसा डबल होगा। अगर 5 का भाग 72 में दिया जाए, 72 डिवाइडेड बाई 5, तो आता है 14.4% इंटरेस्ट रेट। बस इस जगह पे थोड़ा अलर्ट और सावधान हो जाओ। दुनिया में इंटरेस्ट रेट की गणित देखेंगे तो एफडी की रेट 3%, 4% से शुरू होके 5%, 6%, 7% तक जा रही है। अगर आप और ऊपर आ जाते हैं, किसी और जगह निवेश करते हैं, तो गोल्ड में आपको 10% के पास, 11% के पास रिटर्न मिल जाता है। और ऊपर जाते हैं तो एसआईपी में आपको 14%, 15% का रिटर्न भी देखा गया है। रियल एस्टेट में आपको रिटर्न थोड़ा और ज्यादा मिल जाता है। लेकिन मैं सबको मिला के आपको ये कह रहा हूं, अगर 14.4% की इंटरेस्ट रेट मिल जाए, देखो दुनिया 2 रुपए सैकड़े में लुटाती है, दुनिया जा जाके 10 रुपए सैकड़े का ब्याज देती है। मैं आपको कह रहा हूं केवल 14.4% की इंटरेस्ट रेट अगर आपको मिल जाए, ये सब मैं अगली क्लासेज में बता दूंगा, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे सेफ होगा, कैसे होगा, कैसे एक दिन बढ़ता चला जाएगा। बस आप एक बार इस एग्जांपल से समझ लो, अगर आपका रुपया 14.4% की इंटरेस्ट रेट से बढ़ रहा है तो आपका पैसा 5 साल में डबल हो जाएगा बंधु। तो 5 साल में डबल होने वाला पैसा आपको जीवन में इन्वेस्टिंग का कैसा लाभ देगा, इस गणित को ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का एग्जांपल लेता हूं। छोटे एग्जांपल नहीं लेंगे, 100 रुपए के, 200 रुपए के, 1 लाख रुपए के। बड़ी सोच का बड़ा जादू बनाने के लिए बड़े फिगर माइंड में लेने होंगे। तो अब कैलकुलेटर ले लो, डायरी पेन ले लो और लिखना शुरू करो। मान लीजिए 14.4% की इंटरेस्ट रेट से जब आपने 72 में डिवाइड किया तो 5 साल में पैसा डबल हुआ। तो पहले 5 साल 1 करोड़ रुपए को 2 करोड़ रुपए होने में लगेंगे 5 साल। तो मुझे 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए कमाने में लगे 5 साल। अब मेरे पास टोटल अमाउंट हो गया 2 करोड़। इसमें 1 करोड़ मैंने लगाया और 1 करोड़ मैंने कमाया, मतलब पहले 5 साल में 1 करोड़, 1 करोड़ को कमाने में लगे 5 साल। अभी मैं इस पैसे को फिर इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं कंपाउंडिंग की तरफ जा रहा हूं, और अब मेरे पास अवेलेबल है 2 करोड़। अब इस 2 करोड़ से मैं अगले 5 साल में कमाऊंगा 4 करोड़। तो देखो, पहले मैंने 5 साल में कमाया 1 करोड़, अगले 5 साल मतलब 10 साल में मेरे पास 2 करोड़ और आया। पहले 5 साल में 1 करोड़ कमाया, तो पहले 1 करोड़ को कमाने में लगा 5 साल, लेकिन अगले 5 साल में मेरे पास 2 करोड़ आया। तो अगले 5 साल में जो 2 करोड़ आया उसमें मुझे 5 साल नहीं लगे 1 करोड़ कमाने में, मुझे 1 करोड़ कमाने में लगा 2.5 साल। 10 साल निवेश करते हुए हो गया है। अभी मेरे पास जो 4 करोड़ है, ये मैं अगले 5 साल और निवेश करूंगा, ये हो जाएगा 8 करोड़। पहले 1 करोड़ को कमाने में 5 साल, दूसरे 1 करोड़ को कमाने में 2.5 साल, 2.5 साल मतलब 30 महीना, अगले 1 करोड़ को कमाने में 15 महीना, और कंपाउंडिंग जाओ, उससे अगले 1 करोड़ को कमाने में मुझे लगेंगे 7.5 महीने, और उससे अगले 1 करोड़ को कमाने में मुझे लगेंगे 3 से 4 महीने। बस यही गणित है, यही है इन्वेस्टिंग की पहली क्लास मेरे बंधु। ओहो, आज तक कंपाउंडिंग जीवन में अलग अलग तरीके से समझी। कंपाउंडिंग में इतना पैसा हो जाएगा, कंपाउंडिंग से ऐसा हो जाएगा, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि अगर मैं अपना 1 करोड़, आप 1 लाख समझ सकते हैं, 1 करोड़ समझ सकते हैं, जो भी चाहे वो फिगर देख लो। पहले 1 करोड़ को कमाने में लगते हैं 5 साल, दूसरे 1 करोड़ को कमाने में लगते हैं 30 महीने, तीसरे 1 करोड़ को कमाने में लगते हैं 15 महीने, फिर 7.5 महीने, और फिर थोड़ा निवेश का समय और कंपाउंडिंग बढ़ती चली जाएगी, तो 3 से 4 महीने में 1 करोड़। आज तक कंपाउंडिंग की पावर जिस टर्मिनोलॉजी में सीखी ना, वो ही गड़बड़ थी, वो ही प्रॉब्लम थी जो घुसी ही नहीं। मेरे फरकत उठ गए दिमाग के जब मुझे ये समझ में आया कि पहले 1 करोड़ में लगते हैं 5 साल, लेकिन फिर अगले 1 करोड़ में 3 से 4 महीने तक पहुंच जाता हूं। इसका मतलब जीवन में कंपाउंडिंग की पहली बुनियादी क्लास अगर आपने सीख ली कि ये तो चीज़ डीएनए में जानी चाहिए,
रूल ऑफ 72 डिवाइड डीएनए में जाना चाहिए, बच्चों के साथ चर्चा होनी चाहिए। और पहले 1 करोड़ में 5 साल, लेकिन एक समय आएगा जब 1 करोड़ को 3 से 4 महीने लगेंगे। पहली क्लास है बंधु, आगे तक बढ़ते चले जाओ तो समझ में आएगा कि ये 1 करोड़, अभी तक तो मैंने सिंपल बताया है कि कैसे कंपाउंडिंग की 14.4% इंटरेस्ट रेट मिले तो आपका पैसा एक समय के बाद 3-4 महीने में 1 करोड़ बनेगा। लेकिन कुछ समय बदलने दो, चीजों के और ज्ञान को और आगे बढ़ने दो। एक समय आएगा जब आप कहोगे ओहो प्रभु, ये तो महीने में भी हो सकता है और इसमें हो सकता है 5 साल नहीं लगे। ये सब ज्ञान का, बुद्धि का विषय है। सीखते चले जाओ, जीवन को बदलते चले जाओ। पहली क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ और बहुत उत्सुकता के साथ वेट करना कि अगली क्लास में आपको जीवन में इससे नेक्स्ट लेसन सिखाऊंगा। ये थी इन्वेस्टिंग की पहली क्लास। इसे फॉलो करिए, जीवन पे लागू कर लिए और अपने घर परिवार में चर्चा करना शुरू करिए और इन्वेस्टिंग के समय को सीखते चले जाइए। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।